अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश के कुछ पीपीटीज़ है जिसका मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दूंगा और ये डाउ के पीपीटीज़ है तो जस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी अगर आपको जो है वो डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप इस पीपीटी को गौर से देख लीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जस्ट मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इसमें जो है पीपीटी है रीडिंग स्किल्स या फिर स्पीड रीडिंग के हवाले से। जी, सबसे पहले इसके कुछ लेवल्स ऑफ रीडिंग होते हैं जिसमें लेटरल कंप्रहेंशन आता है। लेटरल कंप्रहेंशन मतलब सरफेस लेवल होता है, ठीक है। सरफेस लेवल का मतलब ये कि दिस लेवल डील्स विद मैसेजेस गिवन इन अ डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड फैशन। मतलब ये कि जिस तरीके के ये पैराग्राफ्स और लेवल्स होते हैं ना, इसमें आपको जस्ट मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की गई होती है और मतलब आपको डायरेक्ट समझ आ जाती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल कंप्रहेंशन। तो लेटरल कंप्रहेंशन के हवाले से आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्या होता है लेटरल कंप्रहेंशन पेपर में। तो मतलब वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूछ सकते हैं कि ये कम्प्लेक्स रीडिंग है या सिंगल लाइन है या स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इसमें आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड का जो वर्ड है ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा है इन्फरेंशियल लेवल। इन्फरेंशियल लेवल इन बिटवीन द लाइन। इसमें क्या होता है कि आपको जो राइटर है, जो लिखने वाला है, वो इनडायरेक्टली चीज़ें बताने की कोशिश करता है। मतलब आप उसके रिज़ल्ट को देखोगे, ठीक है, उसमें कोई हेडन मैसेज होगा, कोई अनकवर मैसेज होगा, ठीक है। जब आप उसके ऊपर गौर करोगे तो वो आपको पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ एवॉल्यूशन। और एवॉल्यूशन जो है ये आप कंटेंट को जज करोगे, मतलब जो आपको चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप जज करेंगे और बहुत सारी जो है वो उस पर आप सोच करेंगे। तो इसके बाद उसका जो नतीजा होगा वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 लेवल जो मैंने आपको बताएं, इसके दरमियान जो फ़र्क है वो पता होना चाहिए। अब इसके अलावा जो रीडिंग स्किल है उसमें सबसे पहले प्रीव्यूइंग, स्किमिंग, स्कैनिंग और डिस्टिंग्विशिंग, मतलब फैक्ट और ओपिनियन के दरमियान फ़र्क करना और सेंटेंस को अरेंज करना, ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले प्रीव्यूइंग पे आते हैं, ठीक है। प्रीव्यूइंग क्या होता है, इज़ अ रैपिड काइंड ऑफ रीडिंग दैट अलाउज यू टू गेट अ जनरल सेंस ऑफ व्हाट अ पैसेज और आर्टिकल और बुक इज़ अबाउट। मतलब आप जल्दी जल्दी एक पैराग्राफ से, किसी आर्टिकल से, किसी बुक से नज़र दौड़ाते हो और बहुत तेज़ी के साथ पढ़ते हो। जैसे हम आम पढ़ते हैं ना, तो आप इसके कुछ 4-5 गुना तेज़ी के साथ पढ़ते हो और आपको जस्ट जो है उस चीज़ का आइडिया लेना होता है कि ये है किस चीज़ के बारे में, ठीक है। जैसे कि उसका टाइटल पढ़ते हो, आपको ये पता हो लगेगा उसके बाद कि मुझे इसके बारे में मुझे पहले से कितना नॉलेज है, ठीक है, या ये टाइटल किस बारे में है, ये आर्टिकल किस बारे में है, ठीक है, या ये कोई डिस्क्रिप्शन है या कोई एक्सप्लेनेशन है। बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में आएंगी। तो प्रीव्यूइंग में आप क्या करते हैं, किसी भी चीज़ से जल्दी एक रैपिड काइंड ऑफ रीडिंग करते हैं, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और आपको उसका आइडिया हो जाता है, ठीक है। दूसरा है स्किमिंग। स्किमिंग क्या होता है, ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे आपको पैराग्राफ का, आर्टिकल का या बुक का जो भी आप पढ़ने जा रहे हो उसका एक आइडिया हो जाता है। उसके टॉपिक का मेन आइडिया जो है आप इसमें निकाल सकते हो। इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, टाइटल रीड करोगे, जो इंट्रोडक्शन होगा, जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा, ठीक है, वो रीड करोगे। फिर जो उसमें अगर बाकी पैराग्राफ्स है उनके पहले सेंटेंसेस आप रीड करोगे, ठीक है। अगर उसमें कोई सब हेडिंग्स है, मतलब छोटे छोटे हेडिंग्स है, वो पढ़ोगे। कोई पिक्चर है उसको नोट करोगे, चार्ट है, कोई ग्राफ है, ठीक है, या कोई बोल्ड वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि इसमें हाउ टू स्किम लिखा हुआ है, मतलब जो बोल्ड किए गए होते हैं, जो बड़े होते हैं, क्योंकि उसकी कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होती है इसलिए वो बोल्ड किया होता है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करोगे और ये स्किमिंग की टेक्निक है जिसमें आपको पैराग्राफ के मेन आइडिया के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। और आखिर में जो है आप उसका समरी पढ़ते हो, उसका पैराग्राफ पढ़ते हो, ठीक है, मतलब पैराग्राफ की जो समरी है वो पढ़ते हो, तो आपको पूरा स्किमिंग टेक्निक आपके समझ में आ जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है मतलब ये ज़्यादातर आप किसी वेबसाइट पे या पेपर में कर सकते हो या कोई बुक में भी कर सकते हो। खैर वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी है। ये आपके सामने एक पैराग्राफ है तो ये आप देख लें और इसकी आप समरी कर सकते हो। मैं जस्ट आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये हम करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या है? ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आप कीवर्ड्स या आइडियाज़ को तलाश करते हो। मतलब आपके जो पैराग्राफ है, जो आर्टिकल है या जो बुक है, उसके मेन कीवर्ड जो है, मतलब जिस बारे में है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मोबाइल के बारे में है तो मोबाइल के बारे में उसमें आपने वही मोबाइल के रिलेटेड चीज़ें देखनी होगी, ठीक है, या फिर उन चीज़ों पे आप ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। और ये आप जो है वही स्पेसिफिक वर्ड जो होंगे ना, जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे या स्पेसिफिक फ्रेजेस होंगे, उनके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होगा, ठीक है। स्कैनिंग में आप कुछ चीज़ों को देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी डेट को देखने के लिए जो है यूज़ करते हैं, आपको कोई डेट चाहिए किसी पैराग्राफ में से, तो डेट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए तो हम पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे ना, हम क्या करेंगे, जस्ट कोई नंबर देखेंगे। पैराग्राफ में कोई नंबर देखेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि डेट क्या है, वो डेट होगा तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है मतलब स्कैनिंग आप किसी ख़ास इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए करते हो, ठीक है, और उस ख़ासी चीज़ पे आपका फोकस होता है। इसके अलावा जो है यूज़ हेडिंग्स और एनी अदर एड्स, या आपको अगर कोई ख़ास सब हेडिंग में, मतलब कोई पैराग्राफ के सब हेडिंग में कोई टॉपिक चाहिए, ठीक है, तो उस सब हेडिंग के थ्रू आप उसमें देख सकते हो। इसके अलावा आप डिक्शनरी में कोई वर्ड देखते हो या कोई एड्रेस मालूम करते हो, तो डिक्शनरी में जैसे कि फ़र्ज़ करो एन से कोई वर्ड स्टार्ट होता है, तो वो तो आप ए वाले पोर्शन में नहीं देखोगे ना, आप सीधा जाके एन वाले पोर्शन में देखोगे। तो ये भी एक स्कैनिंग टेक्निक होता है, ठीक है। मतलब किसी ख़ास जगह पे, जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे मुझे ये चीज़ मिलेगी, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाओगे और वही चीज़ देखोगे। इसको हम कहते हैं स्कैनिंग। ये आपको वही सारी चीज़ें बताई गई है। ये भी एक पैराग्राफ है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और ये जो चार्ट दिया हुआ है, इससे आप इन क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हो कि हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक टू गो ऑरलैंडो अनयूनाइटेड, ठीक है। ये आप पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद आप ये चार्ट देखेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने इसका जवाब क्या देना है। ये आप देख लें, ये दूसरा भी इसमें प्रैक्टिस है, ठीक है। अच्छा जी, अब है फैक्ट्स और ओपिनियन। फैक्ट्स जो है स्पेशली क्या होता है, हर वो चीज़ जो कि हकीकत होती है, मतलब जिससे कोई भी बंदा इनकार नहीं कर सकता, उसको हम क्या कहते हैं, फैक्ट कहते हैं। और वो सर्टन होता है। सर्टन मतलब ये कि हमें इस बात का अंदाज़ा या इस बात का यकीन होता है कि हाँ बिल्कुल ये बात सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ठीक है। मतलब कोई भी हकीकत, जैसे हम कहते हैं कि मतलब अल्लाह एक है, तो ये हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ठीक है, और इससे कोई भी बंदा इनकार नहीं कर सकता। या कोई हम कहते हैं कि सूरज जो है वो मशरिक़ से निकलता है, ये भी एक हकीकत है। एंड नोबडी कैन, मतलब इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस का पैसेज दिया गया है। अब इसमें फैक्ट और ओपिनियन में जो है फ़र्क क्या है। फैक्ट में जो है वही मैंने आपको बता दिया कि आपको पता होगा कि ये चीज़ है। ओपिनियन में आप यकीन करेंगे किसी चीज़ पे कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन हो नहीं भी सकता। मतलब दोनों के 50-50 चांसेस होते हैं। कोई काम हो भी सकता है, कोई काम नहीं भी हो सकता, कोई काम गलत भी हो सकता है या कोई काम सही भी हो सकता है। तो ओपिनियन में दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, लेकिन फैक्ट्स में एक ही पॉसिबिलिटी होगी, और जो आपको उसके बारे में पता होगा या पूरी दुनिया को उसके बारे में पता होगा कि ये काम इस तरह है तो इस तरह है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं आएगी। लेकिन ओपिनियन में दूसरा ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये आपको वही सारी चीज़ें फिर से बताई गई हैं, ठीक है। प्रैक्टिस और उसके लिए पैराग्राफ्स दिए गए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हम मुख्तलिफ़ किस्म के क्या करते हैं कि तरतीब देते हैं, सीक्वेंस देते हैं, ठीक है। उसको सेंटेंसेस को हम तरतीब में करते हैं। जैसे कि इसमें आपको जो पैराग्राफ दिए गए हैं और उसमें जो है नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें आपके डिफरेंट जो सेंटेंसेस है वो डिफरेंट जगहों पे आपको बताए गए हैं। जैसे नंबर 1 पे है देयर फॉर वर्कaholics लाइफस्टाइल कैन अफेक्ट देयर फैमिलीज़। मतलब पहले से बताया गया है कि वर्कaholic लोग जो होते हैं, इसलिए वर्कaholic लोगों की फैमिली और उनके लाइफस्टाइल ख़राब हो जाती है। तो पहले तो नहीं बताया कि क्यों, ठीक है, डायरेक्ट इसीलिए से स्टार्ट किया है। तो इस चीज़ पे आप फोकस करोगे। इसके जो
जुमले हैं, इसको आप जब तरतीब से लिखोगे ना, इसको हम क्या कहते हैं, रीअरेंज इन द करेक्ट ऑर्डर, मतलब आप उसको सही तरतीब से लिखते हो। ये आप इस पे फोकस करें और इसको आप जो है मतलब तरतीब से लिख के मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं देखूंगा और मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा अगर आप लोगों ने सही किए हो तो। अब बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन राइटिंग, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो है डेट के बारे में आपको बताया गया है कि आप डेट लिखोगे, कहाँ लिखोगे, ऊपर लेफ़्ट साइड पे लिखोगे और जस्ट डेट लिखोगे। उसके मतलब जैसे हम 14th लिखते हैं, 3rd लिखते हैं, 2nd लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे। बस आपने जस्ट जैसे 14 तारीख है तो आपने सिर्फ 14 ही लिखना है, उसके साथ TH, RD या ND या ST ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। नीचे आपको बताया गया है 10 दिसंबर 2015, ठीक है, इसी तरह लिखते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है डेट के बाद आपके मतलब आपका एड्रेस आता है। उसके बाद आपका जो है मतलब जब आप पहले एड्रेस लिखोगे उसके बाद आप लिखोगे अपना, पहले आप डेट लिखोगे उसके बाद आप एड्रेस लिखोगे, ठीक है। फिर आप जो है उस पर्सन का नाम लिखोगे, मतलब अगर आप उसको जानते हो या नहीं जानते हो। अगर नहीं जानते तो उसका पोजीशन लिखोगे, मतलब अगर प्रिंसिपल है तो दी प्रिंसिपल लिखोगे, अगर कोई डीन है तो टू द डीन लिखोगे, या कोई चांसलर है टू द चांसलर लिखोगे। मतलब उसका जो पोजीशन है या जिस ओहदे पे वो है उसी ओहदे का नाम लिखोगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको नहीं पता कि ये किसके पास जाएगा तो फिर आप जिस डिपार्टमेंट को लिख रहे हो उसी डिपार्टमेंट का नाम लिखोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट को लिख रहे हो, ठीक है, तो आप लिखोगे टू द हेड ऑफ ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। या फिर अगर आप कोई बिज़नेस के बारे में लिख रहे हो तो वही बिज़नेस का नाम लिखोगे, ठीक है। नीचे आपको एग्ज़ाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि जेम्स जोन्स नाम लिखा हुआ है और किस ओहदे पे है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो उसका ओहदा भी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जो है वो उसका एड्रेस लिखा हुआ है, कुलालमपुर वगैरह सब कुछ, ठीक है। ये आपको दूसरा एग्जांपल बताया गया है कि नाम है, फिर लेक्चरर है, फिर उसकी जो है कहाँ पे है, मतलब इंस्टीट्यूशन वगैरह, नेम, पोजीशन, रोड और एड्रेस वगैरह सब कुछ बताया गया है। इसी तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा, इसमें ये वाली जो स्लाइड है ना, ये नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे डेफिनेटली MCQs आएंगे। 90 to 100% चांसेस है कि इससे MCQs आ सकते हैं। सबसे पहले तो आप कुछ चीज़ें इस्तेमाल करोगे, जैसे ग्रीटिंग सैल्यूटेशन आपको पता होने चाहिए। जैसे हम पहले एप्लीकेशन में लिखते हैं ना, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, या कुछ भी लिखते हैं जिससे हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशन, ठीक है। तो ग्रीटिंग जैसे कि सबसे पहले हम लिखते हैं डियर हेरा, मतलब डियर लिख लिया और आपने उसका फ़र्स्ट नेम लिख लिया। तो ये हम उन लोगों के लिए लिखते हैं जो हमारे पर्सनल फ्रेंड्स होते हैं या फिर हमारे क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं या कोई बिज़नेस एसोसिएट होते हैं, मतलब ऐसे लोग जिनके साथ हमारी बातचीत ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा फॉर्मल नहीं होते, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, कैसे लिखते हैं, डियर और उसका फ़र्स्ट नेम लिखते हैं, जैसे कि डियर हेरा लिखा हुआ है। दूसरा है डियर मिसेस। डियर मिसेस हम लिखते हैं जो स्पेशली मैरिड फ़ीमेल होती है ना, उनको हम लिखते हैं, तो ये मैरिड लोगों के लिए होता है। डियर मिस आसिफ क्या होता है, जो कि नॉट मैरिड होती है। डियर मिस और आगे आप नाम लिखोगे, ठीक है। आगे जो है डियर मिस आसिफ लिखा हुआ है तो आप उसका मैरिटल स्टेटस मतलब आपको नहीं पता, ठीक है, तो ये भी आप मतलब दोनों एक जैसे लिख सकते हो। अच्छा, डियर डॉक्टर आसिफ लिखा हुआ है तो उसके बाद आप टाइटल वगैरह लिख सकते हो, मतलब ये एक टाइटल है कि आप उसको क्या बताना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद डियर सर और डियर मैडम, ये आप उस पेशेंट बोल रहा हूँ, ये आप उस बंदे को लिखोगे जिसका आपको नाम नहीं पता, तो आप जस्ट डियर सर या डियर मैडम लिखोगे क्योंकि आपको नाम नहीं पता है, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं पता कि ये जो एप्लीकेशन मैं लिख रहा हूँ ये किसके पास जाएगा, ठीक है, तो फिर आप लिखोगे टू होम एट मे कंसर्न, मतलब किसी इदारे को लिख रहे हो तो आपको नहीं पता कि ये कौन इस एप्लीकेशन को रीड करेगा, तो आप उसके ऊपर जस्ट लिखोगे टू होम एट मे कंसर्न, मतलब ये कि जिसका इस एप्लीकेशन से लेना देना है, जो ये मसला सॉल्व कर सकता है, ठीक है, तो ये उसके पास जाएगा। सैल्यूटेशन के बाद आपका आता है सब्जेक्ट, ठीक है,
और सब्जेक्ट में हम एक लाइन में मतलब अपना टॉपिक लिखते हैं, जैसे कि हम स्कूल या कॉलेज में लिखते हैं ना एप्लीकेशन फॉर 1 डे लीव, तो ये हमारे एप्लीकेशन का सब्जेक्ट होता है। एक लाइन में आप लिखते हो, ये होता है सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है प्रॉब्लम विद iPhone 7 Plus, पता नहीं कौन सा आईफोन है भाई, ठीक है। तो इसमें जो है वो एक उसका सब्जेक्ट है कि किस बारे में वो एप्लीकेशन लिखने वाला है, ठीक है। अब स्ट्रक्चरिंग जो है वो किस तरीके से हम करते हैं, मतलब लिखते कैसे हैं, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले 4 पॉइंट प्लान, सबसे पहले आप इसमें इंट्रोडक्शन करोगे, मतलब क्यों लिख रहे हो, वाई आर यू राइटिंग द एप्लीकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप डिटेल लिखोगे, मतलब जो भी आपका मसला है या जो भी आपके मेन कंसर्न्स है, जो आपके जिस बारे में आप एप्लीकेशन लिख रहे हो वो आपके डिटेल में आते हैं। तो पहले आपका आ गया इंट्रोडक्शन, मतलब अपना इंट्रोडक्शन कराओगे कि मैं कौन हूँ और ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर उसमें आप जो है डिटेल लिखोगे, डिटेल मतलब जो आपका मसला है वो डिटेल से बयान करोगे। उसके बाद जो आपका 3rd पैराग्राफ आएगा वो आपके रिस्पांस या एक्शन के बारे में होगा, मतलब आप उससे क्या रिस्पांस एक्सपेक्ट करते हो, उससे मसले के बारे में क्या सलूशन एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। ये आप उसके रिस्पांस के बारे में मतलब पूछ सकते हो, ठीक है, कि आप अगर ये करेंगे तो मैं आपका बहुत मशकूर होऊंगा, या आई विल बी वेरी हेल्पफुल, या आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, जैसे हम लिखते हैं ना एप्लीकेशन में, उसी का जो है ये रिस्पांस या एक्शन होता है। और आखिर में हम क्लोज़ करते हैं, क्लोज़ में जो है हम यूर सिंसियरली, यूर फेथफुली और ये सारी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्लोजिंग होता है, फिर उसमें अपना नाम, सिग्नेचर वगैरह लिखते हैं, तो ये पता होना चाहिए। 3-4 इसके पार्ट्स आ गए आपके पास एप्लीकेशन के, इंट्रोडक्शन, डिटेल, रिस्पांस और क्लोज़, 4 स्टेजेस है और चारों के आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपको बताया गया है योर सिंसियरली एंड योर्स फेथफुली। योर सिंसियरली आप उस बंदे को लिखोगे जो आप जो है इफ़ यू हैव नेम्ड द रेसिपेंट, मतलब जिसको आप जानते हो, ठीक है। और जिसको आप नहीं जानते तो उसको आप योर फेथफुली लिखोगे, ठीक है। जिसको आप जानते हो मतलब जिसको आपने पहले एप्लीकेशन में नाम लिखा हो, जैसे कि डियर मिस्टर आसिफ लिखा हुआ है, तो मतलब आप उसको जानते हो ना पहले, तो इसलिए आप उसको योर सिंसियरली लिखोगे। और जिसको आप नहीं जानते हो, डियर सर, डियर मैडम वगैरह लिखा हुआ है पहले, तो फिर योर फेथफुली लिखोगे आखिर में, क्लोजिंग में। इसके अलावा आप रिस्पेक्टफुली योर्स भी लिख सकते हो, सिंसियरली भी लिख सकते हो। रिस्पेक्टफुली जो है ये ज़्यादा फॉर्मल है और सिंसियरली थोड़ा सा कम फॉर्मल है, ठीक है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद सिग्नेचर आता है, सिग्नेचर में मतलब यूर सिंसियरली के बाद आपका नाम और आपका स्पेशली साइन वगैरह आता है, मतलब आपके नाम तक ही काफ़ी है। इसके अलावा आप इसमें इस्तेमाल करते हो लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट। लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट क्या होता है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो या ऐसे अल्फाज यूज़ कर रहे हो जो हम गुजारिश के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम अप्रिशिएट, वी वुड अप्रिशिएट, मतलब हम इस बात की बहुत तारीफ़ करेंगे या ये हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। या हम बहुत मशकूर होंगे, आई वुड बी ग्रेटफुल, जो हम कहते हैं ना, हम लिखते हैं एप्लीकेशन में। या प्लीज़ वगैरह के अल्फाज यूज़ करते हैं, या फिर आई वुड लाइक टू रिसीव, ऐसी चीज़ें, आई वुड लाइक टू, या कुड यू प्लीज़, या ऐसे जो मतलब जो रिक्वेस्टेड वर्ड्स होते हैं ना, जो हम लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एप्लीकेशन में। तो इन वर्ड्स का भी आपको पता होने चाहिए कि ये हम एप्लीकेशन में कहाँ पे यूज़ करते हैं। स्पेशली ये हम जो है ना रिस्पांस वाले पोर्शन में ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब ये आपको वही एक पैराग्राफ का जो है एग्जांपल दिया गया है कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन करोगे, रीज़न बताओगे, ठीक है। फिर आप अपना जो है प्रॉब्लम बताओगे, सरकमस्टांस जो आपकी हालत है, ठीक है, जिसके बारे में आप लिख रहे हो। फिर आप उसके जो आउटकम है, जो रिज़ल्ट है, जो चीज़ आप एप्लीकेशन जिसको आपने लिख की है उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, वो लिखोगे 3rd पैराग्राफ में। और आखिर में आप जो है अगर कोई गलती हुई है, कोई जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक है, जहाँ पे आप क्लोजिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वो करोगे। और उसके बाद सिग्नेचर और आपका नाम वगैरह। तो ये आपको टिप्स वगैरह सब कुछ बताए गए हैं कि
मतलब सबसे पहले आप रीज़न लिखोगे, फिर प्रॉब्लम लिखोगे, फिर आउटकम वगैरह लिखोगे, फिर अपॉलॉजी करोगे आखिर में। लेकिन इसके अलावा ज़्यादा डिटेल में भी आपने नहीं जाना, मतलब एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ आपने एक्सप्लेन नहीं करनी, बस जितना है 2-3 लाइन में अपना मसला बताओ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। ये आ सकता है वैसे MCQs में कि हम एप्लीकेशन के दौरान ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं, ज़्यादा चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं, तो नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर आप ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड, ऐसे अल्फाज या कुड यू प्लीज़ या जो रिक्वेस्टेड लैंग्वेज होती है, ठीक है, आप वो यूज़ करोगे। अच्छा, इसके अलावा जो है आप जो है फॉर्मल चीज़ें ज़्यादा यूज़ करोगे, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हो। और यूर सिंसियरली वगैरह जो है आप तभी इस्तेमाल करोगे जब आपको बंदे का नाम पता हो, ठीक है। और अगर नहीं पता तो फिर आप यूर फेथफुली वगैरह यूज़ करोगे। ये टिप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे डेफिनेटली MCQs आ सकते हैं। ये आपको वही फिर से एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, तो ये आप पढ़ लें। और ये जो टिप्स है इनको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि स्पेशली जो MCQs आते हैं वो इससे ही आते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेशन राइटिंग। इसमें वही डियर सर, डियर मैडम और वही सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको बता दिया है, और आखिर में आउटकम है, और मतलब फिर क्लोजिंग वगैरह है, और आपका सिग्नेचर है। ये बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग जैसे कि नाम से ही पता चलता है, मतलब किसी चीज़ को बहुत जल्दी से रीड करना, ठीक है, और उसका मतलब समझने की कोशिश करना, और एज़ फास्ट एज़ यू कैन, मतलब जितना जल्दी आप कर सकते हो किसी भी चीज़ को रीड करना। अगर आप मतलब जैसे स्कूल में करते हैं बच्चों की तरह एक एक वर्ड रीड करके उसके मतलब को समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो ये एक मतलब बैड न्यूज़ है आपके लिए। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आप इस चीज़ को अपने लिए इम्प्रूव कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो स्पीड रीडिंग के कुछ टेक्निक्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके आइज़, ईयर्स, माउथ और ऑफ कोर्स ब्रेन, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एंगेज होती है आपस में जो है ये मिल के आपके स्पीड रीडिंग के पावर को जो है वो इम्प्रूव करवा सकते हैं, ठीक है। स्पीड रीडिंग मतलब आप देखने के ज़रिए भी कर सकते हो, जैसे लिखा हुआ है एज सीइंग, मतलब आप देखोगे आपको चीज़ समझ आएगी। आप साइलेंट रीडिंग करोगे, मतलब आप जस्ट नज़र दौड़ाओगे उस चीज़ से। आप मुश्किल अल्फाज को जो है आसान अल्फाज में कन्वर्ट करोगे, डी कोडिंग करोगे, ठीक है। कंप्रहेंडिंग करोगे, कंप्रहेंडिंग मतलब के समझने की कोशिश करोगे। और कंसंट्रेटिंग, किसी ख़ास चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करोगे। जब आप ये सारी चीज़ें एक साथ करते हो ना, तो ये आपके स्पीड रीडिंग के जो स्किल्स है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब इतना वो नहीं है कि मतलब कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले इसमें जो आपने चीज़ ख़त्म करनी है स्पीड रीडिंग के दौरान, कि आपने नहीं करना कुछ जिसकी वजह से आपके स्पीड रीडिंग इफ़ेक्ट हो सकता है, वो है वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन क्या है? जब आप स्पीड रीडिंग करते हो या जब आप कुछ भी चीज़ रीड करते हो और आप उसको पढ़ते जा रहे हो, ठीक है। जब आप पढ़ते हुए एक एक लफ्ज़ पढ़ते हो, बोलते हो और मतलब आवाज़ निकालते हो, ठीक है, ये होता है वोकलाइजेशन। इससे क्या होता है कि आपकी जो स्पीड रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको मतलब भी सही से समझ नहीं आता, कंप्रहेंशन सही से जो है वो समझ नहीं आता, इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है मतलब पूरा जो टेक्स्ट होता है, जो आर्टिकल होता है, ठीक है, वो आपको सही से समझ नहीं आता। दूसरा पॉइंट है फिंगर पॉइंटिंग। फिंगर पॉइंटिंग मतलब अक्सर लोग ये कहते हैं ये एक मिथ है। मिथ मतलब एक गलत फहमी है कि लोग कहते हैं आप किसी चीज़ के ऊपर उंगली फेर के मतलब पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा और जल्दी जल्दी पढ़ोगे। ये बिल्कुल एक गलत बात है, एक स्पीड रीडिंग मिथ है, ठीक है, मतलब एक अफवाह है। ये जो फिंगर पॉइंटिंग होती है ना, ये भी आपको जो स्पीड रीडिंग है वो कम कर सकता है, ठीक है। ये भी ज़्यादा इफ़ेक्टेड चीज़ नहीं है, आपके स्पीड रीडिंग के ऊपर ये असरअंदाज हो सकता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं पेसर। पेसर मतलब आपको गाइड करने वाला या गाइडेंस देने वाला कोई भी चीज़, मतलब आपकी फिंगर हो गई या कोई पेन हो गया या कोई और चीज़ जो कि आपको
वर्ड विजुअलाइज करने में जो है वो हेल्प करते हैं। या आप फिंगर यूज़ करते हो, पेन यूज़ करते हो, कोई मार्कर यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसकी वजह से आपका जो स्पीड रीडिंग है वो इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। और इसके जो जो जितना आप स्पीड रीडिंग जल्दी करोगे, ठीक है, तो अगर आप उसमें फिंगर पॉइंटिंग या कोई पेसर वगैरह यूज़ करोगे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका स्पीड रीडिंग कम हो जाता है। तो मतलब आपको कोई पेसर या उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब स्पीड रीडिंग के फंडामेंटल्स क्या है, मतलब बुनियादी चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले उसमें वाइडनिंग योर विजन स्पेन, मतलब आप अपने नज़र को बड़ा करें। जैसे हम कहते हैं ना, आप एक नज़र में बहुत सारे वर्ड्स को आप कैच करें, बहुत सारे वर्ड्स को आप जो है फोकस करें, ठीक है, तो आपको वो चीज़ें समझ आएगी। मतलब आप अपने आइज़ को फिक्स करोगे, ठीक है। तो मतलब कुछ जो वर्ड्स होती है, जैसे कि एक साथ आप 3-4 वर्ड्स को देखोगे, उसके मतलब को समझने की कोशिश करोगे, फिर जो नेक्स्ट विजन होगा उसमें उसी तरह 4-5 वर्ड्स आप देखोगे। ये आपका सबसे पहला स्टेप है ड्यूरिंग स्पीड रीडिंग। मतलब जब आप स्पीड रीडिंग सीखते हो या करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आप अपने नज़र को बढ़ाएंगे। आपका विज़न जो है वो वाइड स्प्रेड होना चाहिए, जो है वो मतलब आपको ज़्यादा अल्फाज एक ही नज़र में जो है वो कैच करने हैं और उसका मतलब समझना है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, वाइडनिंग योर विजन स्पेन। दूसरा है रीडिंग क्लम्प बाय क्लम्प। रीडिंग क्लम्प बाय क्लम्प का मतलब ये है कि एक साथ बहुत सारे वर्ड्स रीड करने हैं। मतलब 2-3 वर्ड्स आपने रीड किए हैं, फिर अगली से आपने 2-3 वर्ड्स रीड किए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से एक एक वर्ड के रीड करने के बजाय आप एक साथ 3-4 वर्ड्स जो है वो रीड करते हो। मतलब एक क्या कहते हो, एक जमकट्टा जो बनाते हैं ना, क्लम्प बाय क्लम्प, मतलब बहुत सारे ग्रुप आप वर्ड्स बनाते हो और आप उसको एक ग्रुप की शक्ल में रीड करते हो, एक फ्रेज़ बनाते हो, ठीक है। उसको हम कहते हैं रीडिंग क्लम्प बाय क्लम्प। तो ये दूसरा टेक्निक है फॉर द स्पीड रीडिंग। ये आपको वही बताया गया है कि ईयर्स अहेड और राइड योर बाइक, इसी तरीके से जो है वो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ड्स इकट्ठे किए गए हैं। तो इस तरीके से आप ये मतलब एक एक वर्ड के बजाय 3-4 वर्ड जो है वो एक साथ लिखेंगे, रीड करेंगे, ठीक है। तो ये आपके स्पीड रीडिंग को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम वर्टिकली जो है वो पढ़ते हैं या हॉरिजेंटली पढ़ते हैं। वर्टिकली तो हम मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक, आखिरी हद तक पढ़ते हैं। पहले जो है लाइंस पढ़ ली है, फिर बीच के पढ़ ली है, फिर आखिर के पढ़ ली है, ठीक है। ये होता है वर्टिकली, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आना। और हॉरिजेंटली क्या होता है कि दाएं से बाएं तरफ जाना, ठीक है, या बाएं से दाएं तरफ जाना, कि एक लाइन से स्टार्ट से लेकर एंड तक जाना। ये क्या होता है, हॉरिजेंटली। तो जब आप ये अपने नज़र में करते हो ना, ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करते हो, तो ये भी आपके स्पीड रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगेन वही है, वर्किंग विद ग्रुप वर्ड्स, मतलब यही कि आप वर्ड्स का ग्रुप बनाओगे, ठीक है, और उसको आप एक साथ रीड करोगे, एक क्लम्प बनाओगे। वही फिर से बात वही आ गई है कि और फिर आप क्या करोगे कि जब आप उनको एक साथ रीड करोगे तो आपको मतलब भी समझ आएगा और आपको रीडिंग करने में आसानी होगी। स्पीड रीडिंग आपका मतलब ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब जो एक्सपर्ट्स होते हैं, मतलब जो स्पीड रीडिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं स्पीड रीडिंग के लिए। सबसे पहले उसका जो टेक्निक है दैट इज़ वर्ड्स पर मिनट, जिसको हम WPM कह सकते हैं। ये याद होना चाहिए, WPM का मतलब क्या है, वर्ड्स पर मिनट। ये आ सकता है पेपर में। दूसरा है इफ़ेक्टिव रीडिंग रेट, ERR। वर्ड्स पर मिनट का मतलब क्या होता है कि आप 1 मिनट के अंदर कितने अल्फाज रीड करते हो, इसको हम वर्ड्स पर मिनट कहते हैं, WPM। और दूसरा क्या है, इफ़ेक्टिव रीडिंग रेट, मतलब ERR का मतलब ये होता है कि आपने जितने वर्ड्स 1 मिनट में रीड किए, उसमें से आपको कितने समझ आए, कितनों का मतलब आपको पता चला और कितना उन सारे वर्ड्स का मतलब आपको समझ आया है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इफ़ेक्टिव रीडिंग रेट। तो ये जितना ज़्यादा होगा, तकरीबन 80% तक होना चाहिए। 80% तक हो अगर, ठीक है,
तो ये बहुत अच्छा है। मतलब अगर आपने 1 मिनट में 100 वर्ड्स रीड किए और उसमें से आपको 80 वर्ड का मतलब समझ आया, तो आपका जो ERR है, इफ़ेक्टिव रीडिंग रेट है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, इफ़ेक्टिव रीडिंग रेट हम कैसे मालूम करते हैं, या फिर वर्ड पर मिनट हम कैसे मालूम करते हैं कि जितने वर्ड्स आपने पढ़ें, ठीक है, आप उसको मिनट पे डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल आपने 500 वर्ड्स पढ़े और 2 मिनट में पढ़े, ठीक है, तो 500 को 2 पे तकसीम कर दो, तो जवाब क्या आएगा, 250। तो मतलब आपने 1 मिनट में 250 वर्ड्स पढ़े। ठीक है, ये होता है। ये तो खैर इतना मतलब वो है, डिवीज़न है, तो ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन WPM और ERR का मतलब पता होना चाहिए कि है क्या चीज़ और ये हम कैसे निकालते हैं। वर्ड पर मिनट का मतलब क्या है कि 1 मिनट के अंदर आप कितने वर्ड्स पढ़ते हो, और इफ़ेक्टिव रीडिंग रेट का मतलब क्या है कि जितने वर्ड्स आपने पढ़े उसका आपको मतलब कितना समझ आया। ये तकरीबन 80% अगर आपको आता है, ठीक है, समझ, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये आपको, जैसे कि अगर 350 में से ना आप 80% ले लेते हैं, तो आप 350 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे 280 आंसर आएगा। तो मतलब आपको 350 अल्फाज में से 280 का मतलब समझ आया होगा। ठीक है, ये होता है इफ़ेक्टिव रीडिंग रेट। आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद वही सारी चीज़ें मतलब बताई गई हैं, और जो रीडिंग टेक्निक्स है ना, स्पीड रीडिंग टेक्निक्स, ये अगर आप एक दफ़ा मतलब मैं रिवाइज़ करवाऊँ आप लोगों को, तो सबसे पहले जो चीज़ें आपके स्पीड रीडिंग को ख़राब करती है वो है सबसे पहले उसमें आपका वोकलाइजेशन, कि जब आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हो। ठीक है, दूसरा आपका फिंगर पॉइंटिंग, जब आप उंगली फेरते हो, तो ये भी एक गलत चीज़ है। उसके अलावा जब आप स्पीड रीडिंग को इम्प्रूव करते हो, तो सबसे पहले आप अपने नज़र के दायरे को बढ़ाएंगे। मतलब एक नज़र में आप बहुत सारे वर्ड्स कैच करेंगे। दूसरा, क्लम्प बाय क्लम्प पढ़ोगे, मतलब ग्रुप्स में पढ़ोगे, ठीक है, वर्ड्स को। ठीक है, और तीसरा, हॉरिजेंटली और वर्टिकली जल्दी जल्दी पढ़ोगे। इसके अलावा वही ग्रुप वर्ड्स पढ़ोगे। तो ये कुछ टेक्निक्स है। इसके अलावा जो 2 चीज़ें हैं, वर्ड पर मिनट और ERR, ये तो मैंने आपको बता दिया, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड दैट्स ऑल अबाउट द स्पीड रीडिंग।